हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो लास्ट लेक्चर में हमने कंसंट्रेशन की कुछ टर्म्स डिफाइन करी थी। हमने वेट बाय वेट, वेट बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम एंड पीपीएम के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस करा था। तो देखो, अब अगर हमारे पास ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए कि 10% वेट बाय वेट H2SO4 हमारे पास गिवन है, आप इसको एक्सपेंड करके बताओ क्या मतलब है इसका। ये जो दिया है 10% वेट बाय वेट H2SO4, क्या मतलब है इसका, कैसे डिकोड करें, कैसे फॉर्मूला जनरेट करें। तो देखो, ये जो 10 है ना, ये जो 10 है ये न्यूमरेटर को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करेगा? न्यूमरेटर को। और न्यूमरेटर में हमारे पास होता क्या है? सॉल्यूट। और सॉल्यूट हमें गिवन है। क्या है हमारे पास सॉल्यूट इस टाइम? H2SO4। और क्वांटिटी क्या है हमारे पास? वेट बाय वेट। बोले तो न्यूमरेटर में भी मास, डिनोमिनेटर में भी मास। तो ये जो 10 है, ये 10 क्या है हमारे पास? ये मास है। और मास किसमें होता है? देखो, हमारे पास फॉर्मूला था वेट ऑफ सोल्यूट या मास ऑफ सोल्यूट होता है ग्राम्स में। तो हम यहां पे कह सकते हैं ये क्या है? ये है 10 ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट क्या है हमारे पास? H2SO4। 10 ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट। अब ये जो 10 ग्राम सॉल्यूट है ये कहां प्रेजेंट है? तो देखो, प्रेजेंट कहां होता है? 10 ग्राम्स ऑफ H2SO4 प्रेजेंट इन कहां पे प्रेजेंट होगा ये? तो देखो क्या करना है, हमेशा जो भी क्वांटिटी यहां लिखी होगी ना वही लेना है तुम्हें। तो प्रेजेंट इन क्या लिखा है यहां पे? 100, लेकिन है क्या? ग्राम्स। क्या है? मास की बात कर रहे हैं, किसमें होता है? ग्राम्स में। 100 ग्राम्स ऑफ, कहां पे प्रेजेंट है? 100 ग्राम्स ऑफ सॉल्यूशन। बस हो गया एक्सपेंड, हो गया एक्सपेंड। अगर हमें दिया है 10% वेट बाय वेट H2SO4, तो बोले तो 10 ग्राम्स ऑफ H2SO4 प्रेजेंट इन 100 ग्राम्स ऑफ सॉल्यूशन। अब नेक्स्ट अगर हम एक और एग्जांपल ले लें, लेट्स सपोज हम बोल रहे हैं 15% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम C2H5 है, OH, C2H5OH। इसको जरा एक्सपेंड करो। कैसे एक्सपेंड करें? कैसे एक्सपेंड करें? सेम देखो, 15 कहां आएगा? न्यूमरेटर में। और हमारे पास सॉल्यूट क्या है? C2H5OH। और हमें दे रखा है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, मतलब न्यूमरेटर में भी वॉल्यूम, डिनोमिनेटर में भी वॉल्यूम। और न्यूमरेटर में किसका वॉल्यूम होता है? सॉल्यूट का। और डिनोमिनेटर में सॉल्यूशन का। तो 15 वॉल्यूम किसमें होता है? ml में। तो 15 ml ऑफ सॉल्यूट क्या है हमारे पास? C2H5OH इज प्रेजेंट इन, कहां पे प्रेजेंट है ये? कहां पे प्रेजेंट है ये? इज प्रेजेंट इन, कहां पे प्रेजेंट है ये? तो देखो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, देखो यहां पे 100 है, यहां पे 100 है, तो इज प्रेजेंट इन 100। लेकिन 100 क्या? ml। क्यों ml? क्योंकि वॉल्यूम किसमें होता है? ml में। इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ क्या? 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो हमें कुछ भी क्वांटिटी दी होगी, हमें ऐसे ही एक्सपेंड करना है। हमें ऐसे ही एक्सपेंड करना है। जो हमारी फर्स्ट क्वांटिटी होगी ये न्यूमरेटर को रिप्रेजेंट करेगी, तो न्यूमरेटर को रिप्रेजेंट करेगी। और देखो हमें पता है सॉल्यूट है, ये सॉल्यूट है। और सॉल्यूट कहां प्रेजेंट होगा? सॉल्यूट जो प्रेजेंट होगा वो सॉल्यूशन में होगा। लेकिन सॉल्यूशन कितना? तो हमारे पास जो भी यहां लिखा होगा उतना ही होगा सॉल्यूशन। और वॉल्यूम है तो ml में होगा, और वेट है तो ग्राम्स के अंदर होगा। तो उसके बाद हमने पढ़ा था एक नेक्स्ट क्वांटिटी, दैट इज पीपीएम। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था पीपीएम। अब अगर पीपीएम का फॉर्मूला हमें जनरेट करना हुआ, लेट्स सपोज हमें दिया है पीपीएम बाय मास। क्या गिवन है? पीपीएम बाय मास। तो देखो बहुत सिंपल सा है। कैसे सिंपल? हमें क्या दिया है? पीपीएम बाय मास। देखो बाय मास दे रखा है, बाय मास। तो बाय के बाद क्या है? बाय के बाद है मास। तो बाय से पहले कुछ भी नहीं है, तो बाय के बाद मास है। तो जो बाय के बाद होगा वही बाय से पहले भी होगा। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका? फॉर्मूला क्या हो जाएगा? मास ऑफ न्यूमरेटर में क्या होता है? सॉल्यूट, डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। और यह है पीपीएम। तो पीपीएम के लिए क्या करते हैं हम? जब हमें पीपीएम में निकालना था, हम 10 की पावर 6 से मल्टीप्लाई करते हैं। हम 10 की पावर 6 से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर हमसे पूछ लिया होता पीपीएम बाय वॉल्यूम, क्या पूछ लिया होता? पीपीएम बाय वॉल्यूम। तो इसको कैसे लिखें? इसका फॉर्मूला? तो देखो बाय के बाद वॉल्यूम है,
और 22 से पहले कुछ भी नहीं है, तो मतलब 22 से पहले भी वॉल्यूम है। बोले तो न्यूमरेटर में भी वॉल्यूम, डिनोमिनेटर में भी वॉल्यूम। और न्यूमरेटर में वॉल्यूम किसका होता है? न्यूमरेटर में वॉल्यूम होता है सॉल्यूट का। और डिनोमिनेटर में वॉल्यूम किसका होगा? डिनोमिनेटर में वॉल्यूम होगा सॉल्यूशन का। और है ये पीपीएम में, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 10 की पावर 6। और अगर हमसे पूछ लिया होता पीपीएम बाई पीपीएम में पूछ लिया होता वेट बाय वॉल्यूम, वेट बाय वॉल्यूम, तो कैसे लिखें? तो देखो अब क्या है? वेट बाय वॉल्यूम, तो बाय से पहले क्या है? वेट है, तो न्यूमरेटर में क्या आएगा? न्यूमरेटर में आएगा वेट, न्यूमरेटर में आएगा वेट। और डिनोमिनेटर में क्या आएगा? बाय के बाद क्या है? बाय के बाद है वॉल्यूम, तो डिनोमिनेटर में आएगा वॉल्यूम। न्यूमरेटर में आ गया वेट, डिनोमिनेटर में आ गया वॉल्यूम। और हमें पता है न्यूमरेटर में किसका वेट होता है? न्यूमरेटर में होता है सॉल्यूट। और डिनोमिनेटर में क्या होता है? डिनोमिनेटर में होता है सॉल्यूशन, डिनोमिनेटर में होता है सॉल्यूशन। इनटू क्या करेंगे हम? 10 की पावर 6। बस हमारे पास सारे फॉर्मूलाज आ गए हैं। पीपीएम बाय मास पूछा हो तो मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10 की पावर 6। पीपीएम बाय वॉल्यूम पूछा हो तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10 की पावर 6। पीपीएम वेट बाय वॉल्यूम पूछा है तो मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10 की पावर 6। अब अगर पीपीबी पूछा होता तो देखो हमें एक चीज अच्छे से पता है, 1 पीपीएम जो होता है, पीपीएम के लिए हम करते हैं मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 से। अगर पीपीबी पूछा होता पार्ट्स पर बिलियन, तो 10 की पावर 9 से मल्टीप्लाई करते हैं। और अगर हमसे पार्ट्स पर ट्रिलियन पूछ लेते तो 10 की पावर 12 से मल्टीप्लाई कर देते। तो यह हो गया हमारे पास पीपीएम की बात। तो उसके बाद जो नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म है, जो नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म्स है, कंसंट्रेशन टर्म जो हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं, कंसंट्रेशन टर्म्स इन टर्म्स ऑफ मोल, कंसंट्रेशन टर्म्स इन टर्म्स ऑफ मोल, कंसंट्रेशन टर्म्स इन टर्म्स ऑफ मोल, मोल से रिलेटेड कंसंट्रेशन टर्म। तो मोल से रिलेटेड जो पहली कंसंट्रेशन टर्म हम पढ़ने जा रहे हैं, जो पहली कंसंट्रेशन टर्म हम पढ़ने जा रहे हैं वो है मोलैरिटी। मोलैरिटी, मोलैरिटी क्या होती है? मोलैरिटी, मोलैरिटी जो होती है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एम से। मोलैरिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एम से। तो मोलैरिटी क्या होती है? क्या होता है मोलैरिटी का फॉर्मूला? मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। क्या बोला मैंने? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो देखो डिवाइड बाय वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो कि क्या है? लीटर्स में। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में होना चाहिए? लीटर में। यह होता है हमारे पास मोलैरिटी का फॉर्मूला। और देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, अगर हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने तो नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर होंगे? सॉल्यूट के। अगर नंबर ऑफ मोल्स निकालने तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने का हमारे पास फॉर्मूला होता है वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट। हम सॉल्यूट की बात कर रहे हैं, हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट की बात कर रहे हैं, तो वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, अपॉन में मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, अपॉन में मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। तो देखो मैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट की जगह ये चीज लिख सकता हूं, मैं नंबर ऑफ मोल्स की जगह ये चीज लिख सकता हूं। देखो हम इसको शॉर्ट कर दें, हम इसको थोड़ा सा स्मॉल कर देते हैं, हम इसको थोड़ा सा शॉर्ट कर देते हैं। तो देखो अगर मैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट की जगह क्या लिख लूं? नंबर ऑफ मोल्स, देखो मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? अब मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट की जगह क्या लिखूंगा मैं? वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन में क्या लिखूंगा? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, अपॉन में मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। ये तो हो गया नंबर ऑफ मोल्स की जगह। और साथ में क्या हमारे पास? हमारे पास है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो इनटू क्या कर दूं मैं? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और ये किस में है? ये लीटर्स में है। अगर मैं इसको एमएल में लिख दूं,
ml में लिख दूं तो ऊपर किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 1000 से। ये हमारे पास आ गया मोलैरिटी का फॉर्मूला। क्या है ये हमारे पास? मोलैरिटी का फॉर्मूला। तो देखो, अगर यहां पे मेरे पास क्वेश्चन आ जाए, अगर यहां पे क्वेश्चन आ जाए 15 मोलर KMnO4 सॉल्यूशन, 15 मोलर KMnO4 सॉल्यूशन। इसको एक्सपेंड करो, इसको एक्सपेंड करो। कैसे एक्सपेंड करेंगे? तो देखो, हमने अभी सीखा था, ये जो है ना, ये जो 15 है, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? ये रिप्रेजेंट करेगा न्यूमरेटर को। तो न्यूमरेटर में क्या है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो हम कह सकते हैं कि 15 मोल्स ऑफ सॉल्यूट, 15 मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो सॉल्यूट क्या है हमारे पास? सॉल्यूट होगा यहां पे KMnO4। तो हम कह सकते हैं 15 मोल्स ऑफ KMnO4। ओके, 15 मोल्स ऑफ KMnO4 इज प्रेजेंट इन, कहां पे प्रेजेंट होंगे ये कहां पे प्रेजेंट होंगे? इज प्रेजेंट इन, कहां पे प्रेजेंट होंगे? तो देखो यहां पे कुछ लिखा है, देखो यहां पे कुछ लिखा है क्या? देखो यहां पे कुछ लिखा है क्या? यहां पे कुछ नहीं लिखा तो हम 1 मानेंगे, कुछ नहीं लिखा तो 1 मानेंगे। प्रेजेंट इन 1, लेकिन क्या? लीटर। और लीटर, 1 लीटर ऑफ व्हाट? 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो अगर हमारे पास ऐसे लिखा हो, हम उसको इजीली डिकोड कर सकते हैं। तो हमारे पास लिखा था 15 मोलर KMnO4 सॉल्यूशन। तो इसका मतलब क्या था कि 15 मोल्स ऑफ KMnO4 इज प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ, इज प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो ये हमारे पास आ गया मोलैरिटी का फॉर्मूला। नेक्स्ट जो हमारे पास कंसंट्रेशन टर्म है, दैट इज नॉर्मैलिटी। नॉर्मैलिटी, नॉर्मैलिटी, नॉर्मैलिटी। नॉर्मैलिटी को हम कैपिटल N से रिप्रेजेंट करेंगे। और नॉर्मैलिटी किसके बराबर होती है? नॉर्मैलिटी किसके बराबर होती है? नॉर्मैलिटी बराबर होती है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। यह हमारे पास फॉर्मूला होता है नॉर्मैलिटी का। तो नॉर्मैलिटी का फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। और इसको हम फर्दर कैसे लिख सकते हैं? तो इसको हम फर्दर कैसे लिख सकते हैं? देखो, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स को क्या लिख सकते हैं हम? वेट ऑफ, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स को लिख सकते हैं हम वेट ऑफ सॉल्यूट। क्या लिख सकते हैं हम? वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट, डिवाइड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट। ये तो हमने नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स लिखा। देखो ये नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स है, न्यूमरेटर में किसका होगा? ये सॉल्यूट का होगा। किसका होगा? ये सॉल्यूट का होगा। तो यही लिखा हमने, सॉल्यूट के लिखे वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन में इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट। अब ये तो हो गया, और साथ में क्या हमारे पास? साथ में हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी है। तो इनटू क्या करेंगे हम? इनटू करेंगे हम वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और ये जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है ये किस में है? ये लीटर्स में है। तो इसको हम ml में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर हमने इसको ml में कन्वर्ट कर दिया तो ऊपर किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1000 से। तो ये आ गया हमारे पास नॉर्मैलिटी का फॉर्मूला। ये आ गया हमारे पास नॉर्मैलिटी का फॉर्मूला। तो हमारे पास दो फॉर्मूला आए। कौन कौन सा आया? एक हमारे पास आया मोलैरिटी का फॉर्मूला, एक हमारे पास मोलैरिटी का फॉर्मूला आया, एक हमारे पास मोलैरिटी का फॉर्मूला आया। इसको कॉपी कर लेते हैं और नेक्स्ट स्लाइड पे पुट कर लेते हैं। एक हमारे पास मोलैरिटी का फॉर्मूला आया। ये हमारे पास जो है मोलैरिटी का फॉर्मूला है। ये हमारे पास मोलैरिटी का फॉर्मूला आ गया। और एक और फॉर्मूला आया था हमारे पास एक नॉर्मैलिटी का फॉर्मूला आया था। नॉर्मैलिटी का भी फॉर्मूला आया था हमारे पास। ये हमारे पास नॉर्मैलिटी का फॉर्मूला आया। इसको भी हम पिक कर लेते हैं यहां से। हम इस फॉर्मूला को भी यहां से उठा लेते हैं कॉपी, और हम इसको भी यहां पे पेस्ट कर देते हैं। हम इसको भी यहां पे पेस्ट कर देते हैं। हम इसको भी यहां पे पेस्ट कर देते हैं। देखो इससे हमें क्या पता चलने वाला है? देखो इससे हमें क्या पता चलने वाला है? दोनों फॉर्मूला हमारे सामने है। दोनों फॉर्मूला हमारे सामने, एक नॉर्मैलिटी का फॉर्मूला है और एक मोलैरिटी का फॉर्मूला है। एक नॉर्मैलिटी का फॉर्मूला है
और एक मोलैरिटी का फॉर्मूला है। अब दोनों फॉर्मूला से क्या पता चल रहा है, देखो अगर ध्यान से देखें हम इसको, अगर हम इसको ध्यान से देखें तो देखो वेट ऑफ सॉल्यूट यहां पे भी है, यहां पे भी है, 1000 यहां भी है और 1000 यहां भी है, और यहां पे देखो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन यहां पे भी है और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन यहां पे भी है। तो ये जो है ना, इतनी क्वांटिटी इस सब में क्या है, इतनी क्वांटिटी यहां पे और इतनी क्वांटिटी यहां पे भी क्या है, सेम है। अगर दोनों जगह इतनी क्वांटिटी सेम है तो मैं कह सकता हूं क्या, किसी गिवन सॉल्यूशन के लिए, फॉर एनी गिवन सॉल्यूशन, मोलैरिटी इंटो, इसलिए इंटो हो जाएगा इसके साथ अगर यहां जाए, तो मोलैरिटी इंटो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट, मोलैरिटी इंटो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट इक्वल होगा, किसके इक्वल हो सकता है, यहां पे देखो नॉर्मेलिटी इंटो, किसके इक्वल होगा, नॉर्मेलिटी इंटो इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट। दोनों को कंपेयर कर दिया हमने दोनों को कंपेयर किया, तो कंपेयर करने के बाद हमारे पास क्या आया, मोलैरिटी इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी इंटू इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट। अब एक चीज हमें पता है, इक्विवेलेंट वेट किसके बराबर होता है, इक्विवेलेंट वेट होता है मॉलिक्यूलर वेट, किसका है ये, सॉल्यूट का है, तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय एन फैक्टर, डिवाइड बाय वैलेंसी फैक्टर लिख दो, वैलेंसी फैक्टर डिवाइड बाय वैलेंसी फैक्टर, ये किसके बराबर होगा, मोलैरिटी इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, मोलैरिटी इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। तो देखो अब कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, तो देखो कुछ कैंसिल हो रहा है, यहां देखो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट यहां पे भी है और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट यहां पे भी है, तो मॉलिक्यूलर वेट तो कैंसिल हुआ, तो हमारे पास क्या बचा, तो देखो हमारे पास क्या आएगा, मोलैरिटी हुआ यहां पे, मोलैरिटी किसके बराबर होगी, नॉर्मेलिटी डिवाइड बाय वैलेंसी फैक्टर, डिवाइड बाय वैलेंसी फैक्टर। तो देखो इस वैलेंसी फैक्टर को यहां लाके मैं इससे मल्टीप्लाई कर सकता हूं, तो मोलैरिटी जो होगी ये किसके बराबर हुई, मोलैरिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर इज इक्वल्स टू व्हाट, नॉर्मेलिटी, राइट। तो मोलैरिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर इज इक्वल टू व्हाट, नॉर्मेलिटी। तो यहां से देखो, यहां से हम इसको कैसे याद रखें, कैसे याद रखा जाए इस रिलेशन को, तो देखो बहुत आसान सा है, नॉर्मेलिटी बोले तो नानी बराबर n टाइम्स मम्मी, नानी बराबर n टाइम्स मम्मी, n टाइम्स बोले तो वैलेंसी फैक्टर को हम n फैक्टर भी बोल सकते हैं, तो मैं ये कह सकता हूं कि नॉर्मेलिटी बराबर n टाइम्स मम्मी, n बोले तो ये n फैक्टर है, n फैक्टर बोले तो वैलेंसी फैक्टर है, n फैक्टर बोले तो वैलेंसी फैक्टर है। तो यहां से हमने नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी के बीच रिलेशन भी डिराइव कर लिया। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म है, दैट इज फॉर्मेलिटी, दैट इज फॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल F से। क्या होता है फॉर्मेलिटी, क्या होता है फॉर्मेलिटी, तो देखो फॉर्मेलिटी क्या होता है, फॉर्मेलिटी को अगर हम लिखें, ये होता है नंबर ऑफ ग्राम फार्मूला मास, नंबर ऑफ ग्राम फार्मूला मास, नंबर ऑफ ग्राम फार्मूला मास डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये होता है हमारे पास फॉर्मेलिटी, और फॉर्मेलिटी जो होती है ये फॉर्मली होती है, ज्यादा हम इसको सीरियस नहीं लेना, क्यों, देखो देखो क्यों, ये जो फॉर्मेलिटी है ना, नंबर ऑफ ग्राम फार्मूला मास, इसको हम क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ ग्राम फार्मूला मास का जो हमारे पास फार्मूला है वो है वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन में डिवाइड बाय फॉर्मूला वेट ऑफ सॉल्यूट, डिवाइड बाय फॉर्मूला वेट ऑफ सॉल्यूट। ये फॉर्मूला आ गया हमारे पास किसका, ये आ गया ग्राम फार्मूला मास का फॉर्मूला, और इनटू साथ में और क्या चीज है, साथ में क्या है यहां पे, साथ में है यहां पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, साथ में है यहां पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो कि लीटर में है। तो ये आ गया हमारे पास फॉर्मेलिटी का फॉर्मूला, ये आ गया हमारे पास फॉर्मेलिटी का फॉर्मूला। अब मैंने क्यों बोला ये फॉर्मेलिटी जस्ट फॉर्मल है, तो देखो एक एग्जांपल से समझते हैं हम। लेट्स सपोज हमारे पास एक एग्जांपल है,
लेट सपोज हम एक एग्जांपल ले लेते हैं NaCl का। NaCl एक मॉलिक्यूल है या कंपाउंड बोल रहा हो, तो इसका फॉर्मूला वेट निकालो। तो देखो ये एक कंपाउंड है, तो इसका सबसे पहले क्या निकालेंगे हम, इसका सबसे पहले ये एज अ मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे। मॉलिक्यूलर वेट, तो मॉलिक्यूलर वेट NaCl का क्या होगा, तो हमें पता है Na का होता है 23 प्लस Cl का कितना होता है 35.5, और ये आ जाएगा हमारे पास 58.5। अब अगर इस NaCl को वाटर के अंदर डिसॉल्व करोगे, वाटर के अंदर डिसॉल्व करोगे तो ये किस में कन्वर्ट होगा, Na प्लस और Cl माइनस। ये आयंस में चला गया। जैसे ये आयंस में गया, क्यों, ये बिकॉज ऑफ डिसोसिएशन, ये किसमें चला गया, आयंस के अंदर चला गया। जैसे ये आयंस के अंदर चला गया, अगर हम एक एक आयन का वेट निकालेंगे तो इसको हम बोलेंगे फॉर्मूला वेट। क्या बोलेंगे हम इसको, फॉर्मूला वेट। तो फॉर्मूला वेट सोडियम का कितना होगा 23 प्लस क्लोरीन का कितना होगा 35.5। तो देखो कुल मिला के दोनों को ऐड करो कितना हुआ 50, कितना हुआ ये हुआ 58.5। तो देखो मॉलिक्यूलर वेट और फॉर्मूला वेट क्या आ गया, इक्वल आ गया। तो जब कभी भी डिसोसिएशन होगा, तो डिसोसिएशन के केस में जहां पे फॉर्मूला वेट लिखा है वहां पे मैं मॉलिक्यूलर वेट लिख सकता हूं, जहां पे हमने फॉर्मूला वेट लिखा है वहां पे मैं मॉलिक्यूलर वेट लिख सकता हूं, वहां पे मैं मॉलिक्यूलर वेट लिख सकता हूं। तो देखो हम इसको कॉपी करते हैं और नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो देखो हमारे पास यही था फॉर्मूला यही था हमारे पास। तो हमने क्या कहा, डिसोसिएशन के लिए जहां पे हमारे पास फॉर्मूला वेट है वहां पे मैं क्या लिख दूं, तो देखो हमारे पास न्यूमरेटर में था वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय, जहां पे फॉर्मूला वेट है वहां पे क्या लिख सकता हूं मैं, मॉलिक्यूलर वेट। क्या लिख सकता हूं मैं, मॉलिक्यूलर वेट, लेकिन है किसका, ये सॉल्यूट का, इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन एज इट इज। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ये किसमें है, लीटर्स में। तो क्या फॉर्मेलिटी का फॉर्मूला ये हो गया। अब बड़े ध्यान से देखो, यहां पे बड़े ध्यान से देखो, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, किसका फॉर्मूला है ये किसका फॉर्मूला है, ये बराबर आ गया मोलैरिटी के। तो फॉर्मेलिटी जो है मोलैरिटी के बराबर आ गई। अगर कभी पूछा हो, डिसोसिएशन दिया हो, तुम्हें फॉर्मेलिटी का फॉर्मूला नहीं याद तो मोलैरिटी का फॉर्मूला तो याद होगा, तो मोलैरिटी में पुट करो, तुम्हारा आंसर बिल्कुल सही आएगा। तो फिर क्वेश्चन ये अराइज होता है, तो फॉर्मेलिटी को डिफाइन ही क्यों किया, तो डिफाइन इसलिए किया कि हमेशा डिसोसिएशन थोड़ी होगा, हमेशा जो फॉर्मेलिटी है मोलैरिटी के इक्वल तो नहीं आ सकती। तो अगर हमारे पास एसोसिएशन का केस होगा, तो एसोसिएशन में क्या मॉलिक्यूलर वेट और फॉर्मूला वेट इक्वल हो सकता है। तो लेट सपोज हमारे पास एसिटिक एसिड है, इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा, इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 60 ग्राम्स। कितना होता है 60 ग्राम्स। और अगर इसका एसोसिएशन हो गया, एसोसिएशन कहां होता है इसका, अगर इसको बेंजीन में पुट कर दिया C6H6 बोल, तो बेंजीन में पुट किया तो इसका एसोसिएशन होगा, और एसोसिएशन होके क्या बन जाएगा, ये दो मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे। अब इसका फॉर्मूला वेट निकालो, तो देखो इसका फॉर्मूला वेट कितना आएगा, इसका फॉर्मूला वेट आएगा 120 ग्राम्स। तो देखो मॉलिक्यूलर वेट, तो यहां पे देखो जो मॉलिक्यूलर वेट है, क्या मॉलिक्यूलर वेट और फॉर्मूला वेट इक्वल है, तो अगर ऐसा नहीं है तो फॉर्मेलिटी जो है यहां पे मोलैरिटी के इक्वल नहीं आने वाली। यही रीजन है कि फॉर्मेलिटी को हमने अलग से डिफाइन किया। लेकिन अगर डिसोसिएशन हो रहा है तो फॉर्मेलिटी इक्वल्स टू मोलैरिटी। क्लियर। तो उसके बाद नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म जो है दैट इज मोलैलिटी। नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म जो है वो है हमारे पास मोलैलिटी, जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं स्मॉल m से। ये एक ऐसी कंसंट्रेशन टर्म है जो बाकी सब कंसंट्रेशन टर्म से अलग है। क्यों है अलग, तो देखो इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसका फॉर्मूला हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। बिल्कुल सही। अभी तक हम सब चीज न्यूमरेटर में अभी तक हमने हमेशा सॉल्यूट लिखा है, तो यहां पे भी हमने न्यूमरेटर में सॉल्यूट लिखा, और डिनोमिनेटर में अभी तक हम क्या लिख रहे थे? सॉल्यूशन। क्या लिख रहे थे? सॉल्यूशन। लेकिन यहां पे हम डिनोमिनेटर में सॉल्वेंट लिखेंगे, और ये जो सॉल्वेंट है ना, ये मास ऑफ सॉल्वेंट है, मास ऑफ सॉल्वेंट, और ये होगा केजी में। बस यही एक टर्म है जहां पे डिफरेंस है, बाकी किसी भी कंसंट्रेशन टर्म में कोई डिफरेंस नहीं है। बाकी हर जगह तुम सॉल्यूट डिवाइड बाय सॉल्यूशन, लेकिन यहां पे सॉल्यूट डिवाइड बाय सॉल्वेंट है। तो देखो, इसको हम फर्दर एक्सपेंड कर सकते हैं, फर्दर एक्सपेंड कर सकते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को कैसे लिख सकते हैं? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को कैसे लिख सकते हैं? वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। ओके, और साथ में क्या हमारे पास? मास ऑफ सॉल्वेंट, जो कि किस में है? मास ऑफ सॉल्वेंट किस में है? मास ऑफ सॉल्वेंट है केजी में। तो ये आ गया हमारे पास मोलैलिटी का फॉर्मूला, ये आ गया हमारे पास मोलैलिटी का फॉर्मूला। अगर हमें क्वेश्चन दिया है, अगर हमें क्वेश्चन दिया है 7 मोलल K2SO4 सॉल्यूशन, इसको एक्सपेंड करो, इसको एक्सपेंड करो। क्या मतलब है इसका? हमें दिया है 7 मोलल K2SO4 सॉल्यूशन, बोले तो 7 मोल्स ऑफ, क्या लिख सकते हैं हम इसको? 7, देखो ये जो है ना, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? न्यूमरेटर को। तो न्यूमरेटर में क्या है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, तो मैं लिख सकता हूं 7 क्या है? ये 7 मोल्स ऑफ सॉल्यूट है। और सॉल्यूट क्या है हमारे पास? सॉल्यूट है हमारे पास K2SO4, तो मैं लिख सकता हूं 7 मोल्स ऑफ K2SO4। कहां पे प्रेजेंट होगा ये? कहां पे प्रेजेंट होगा ये? प्रेजेंट इन। तो देखो यहां पे कुछ लिखा है क्या? अगर कुछ नहीं लिखा तो क्या मान के चलेंगे हम? 1 मान के चलेंगे। 1 क्या? 1 क्या? 1 kg, 1 kg ऑफ व्हाट? 1 kg ऑफ, डिनोमिनेटर में क्या है? सॉल्वेंट। क्या ये एक्सपेंड होगी टर्म? क्या ये टर्म एक्सपेंड होगी? तो ये था हमारे पास मोलैलिटी। तो आज के इस चैप्टर में हमने क्या सीखा? नॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी, मोलैलिटी, एंड स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत हमने पीपीएम के बारे में भी डिस्कस किया था। तो बाकी की कंसंट्रेशन टर्म्स हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।